अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस सैचुरेटेड टेस्ट के फिज़िक्स का पोर्शन। और फर्स्ट एमसीक्यू जो आपको दिया गया है 123, अ बॉडी ऑफ मास m is thrown vertically upward with a velocity v, the height h at which the kinetic energy of the body becomes half of its initial value is given by। अच्छा बेटा, इस 123 एमसीक्यू में ये कंसेप्ट दिया गया है कि जब हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज़ आता है और पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज़ आता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि वो हाइट मालूम करे कि जिस पे काइनेटिक एनर्जी वैल्यू इनिशियल वैल्यू के मुकाबले में हाफ़ हो जाए। ठीक है, तो जब आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो याद रखिए हम लिखते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब हमारे पास यहाँ पे लॉस इन काइनेट यहाँ पे गेन होगा किस में, क्योंकि अपवर्ड फेंक रहे तो गेन इन पोटेंशियल इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब गेन इन पोटेंशियल यहाँ पे पोटेंशियल में इंक्रीज़ आया है लेकिन काइनेटिक कितनी कम हुई है, हाफ। तो हमने वो हाइट मालूम करनी है कि जिस पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वैल्यू के मुकाबले में क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगा। अब इसमें mgh आ जाएगा हाफ और काइनेटिक एनर्जी की अपनी वैल्यू हाफ mv स्क्वायर, दोनों से मास कैंसल आ जाएगा gh इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 4। ये g अगर इधर मल्टीप्लाई हो जाए सो h विल बिकम v स्क्वायर बाय 4g। तो हाइट की वैल्यू अगर v स्क्वायर बाय 4g हो जाए तो तब आपके पास काइनेटिक एनर्जी अपनी इनिशियल वैल्यू से हाफ हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड एमसीक्यू है 124, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 124 एमसीक्यू है, अ बॉडी ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h अबव द ग्राउंड, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट हैज़ लॉस्ट हाफ ऑफ पोटेंशियल। अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन अब एक बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है। जब ऊपर से नीचे गिरती है तो हम कहते हैं कि काइनेटिक में इंक्रीज़ आता है, गेन आता है, पोटेंशियल में लॉस आता है। अब आप वो हाइट बताइए कि जिस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो अब फॉर डाउनवर्ड मोशन हम लिखेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी में जो गेन आ रहा है वो किसके बराबर, हाफ ऑफ द पोटेंशियल के बराबर है। तो हाफ एम वी स्क्वेयर और यहाँ पे जो हाफ एम जी एच, हाफ के साथ कैंसिल, एम के साथ कैंसिल, सो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू जी एच। आपने वो स्पीड बतानी है। ठीक है, तो वी क्या हो जाएगा, अंडर द रूट जी एच। सो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास। ठीक है, 124 में ए। 125 है, द रेशियो ऑफ हाइट टू रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट 76 डिग्री विल बी। हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बी कवर कर, इसको हम रेंज कहते हैं, ये वर्टिकल बी जिसको हम हाइट कहते हैं। ठीक है, वो एंगल बताइए कि जिस पे इन दोनों की वैल्यू के पास क्या हो जाए, सेम हो तो आपके पास रेशो 1 के बराबर आ सकता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास आर एच के बराबर हो, मतलब हाइट और रेंज का जो रेशो 1 के बराबर, तो कौन सा एंगल है, द एंगल फॉर दिस इज 76 डिग्री। ठीक है, अपने याद रखना है ये। और ये भी आप लिखते हैं कि आर 4h के बराबर होता है अगर आप थीटा आपके पास क्या हो जाए, 45 डिग्री। तो अगर आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज करेंगे तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो डिफरेंट आ सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 125 में ऑप्शन नंबर डी है। 126, द कांस्टेंट स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोज दैट। कांस्टेंट स्लोप तब आएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब आपके पास स्ट्रेट लाइन ड्रा होगा फ्रॉम द ऑरिजिन। इस तरह के ग्राफ के लिए स्लोप हमेशा के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन जो देगा वो वेलोसिटी के बारे में देगा, तो स्लोप यहाँ पे वेलोसिटी के बराबर है। अगर आप कहते हैं कि स्लोप कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो पहला ऑप्शन है वेलोसिटी कांस्टेंट। दूसरा ऑप्शन है चेंज इन वेलोसिटी। याद रखिए जब भी कोई क्वांटिटी आपके पास कांस्टेंट होती है तो उसमें चेंज हमेशा के लिए 0 होता है। ये भी आपको गिवन है तो ये ऑप्शन भी ठीक हो सकता है। और जब चेंज इन वेलोसिटी 0 हो तो एक्सेलरेशन भी क्या होती है, 0। तो मतलब ये तमाम ऑप्शंस इस स्लोप के लिए ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 127, वर्डन ऑन अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज। हमें पता है कि जब किसी बॉडी पे वर्डन होता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। फ्रॉम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप लिखते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। अगर आप कहते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए इनिशियल और फाइनल आपके पास क्या होगी, वो सेम होगी।
तो अगर इनिशियल फाइनल के बराबर है तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। मतलब अगर किसी बॉडी पे वर्क डन किया जाए, वो बॉडी स्पीड अप हुई तब भी वर्क डन होगा, वो बॉडी स्लो डाउन हुई तब भी वर्क डन होगा। अगर एक बॉडी सेम स्पीड से जा रही है, इट मीन उस पर कोई वर्क डन नहीं, वर्क डन 0 होगा, ठीक है। अगर स्पीड इंक्रीज हुई वर्क डन पॉजिटिव होगा, स्पीड डिक्रीज वर्क डन नेगेटिव, और अगर स्पीड में कोई चेंज या वेलोसिटी में चेंज है तो आपके पास वर्क डन क्या होगा, 0। तो इसमें 127 में ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। 128 है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ P इज कांस्टेंट, P से मराद लीनियर मोमेंटम है, L इज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम है, टार्क इज कांस्टेंट या नन। याद रखिए आपके पास एंगुलर वेलोसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दरमियान में रिलेशन इनवर्स तब आपके पास L कांस्टेंट। L हम लिखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ I एंड ओमेगा, ठीक है। अब आपके पास अगर L कांस्टेंट हो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो, तो तब आपके पास ओमेगा और I के दरमियान में रिलेशन क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ये तब पॉसिबल है जब L कांस्टेंट हो। 129 विच ऑप्शन इज नॉट ट्रू फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इज 2 डायमेंशनल, बिल्कुल आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन है। जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, बिल्कुल आपके पास फ्री फॉल है तो जी कांस्टेंट रहेगी। वी एक्सिस कांस्टेंट, चूँकि प्रोजेक्टाइल मोशन में ओनली वर्टिकल फोर्स एक्ट करता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट ही नहीं करता, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। और ए वाई इज इक्वल टू 0, ए वाई 0 नहीं, क्योंकि आपके पास वर्टिकल मोशन के हो रही है तो एक्सेलरेशन ए वाई जी के बराबर होगी। तो ऑप्शन डी जो है वो 0 नहीं हो सकता, ए वाई 0 नहीं हो सकता। ए एक 0 होगा लेकिन ए वाई आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, जी के बराबर होगा। 129 में आपके पास ऑप्शन नंबर डी आता है। 130 द पावर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर 25 वाट एंड 50 वाट व्हेन कनेक्टेड टू पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, द रेशो ऑफ रेजिस्टेंस। याद रखिए सेम वोल्टेज के लिए रेजिस्टेंस और पावर के दरमियान में जो रिलेशन है वो इनवर्स है। आप कहते हैं P इक्वल टू वी स्क्वायर और R, रिलेशन क्या है, इनवर्स है। तो अगर R1 और R2 निकालते हैं सो इट विल बिकम P2 बाय P1। तो P2 आपके पास गिवन था 50 वाट और P1 आपके पास गिवन है 25, तो आंसर इज 2/1। तो रेशो आपके पास जो बनेगा R1 और R2 का वो 2:1 बनेगा। जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आपके पास है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपके पास MCQ है वो है MCQ 131। MCQ 131 में आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1 एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्प्लेसमेंट बताइए सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए कि जिस पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का जो रेशियो है वो 1 मतलब इक्वल हो जाए, वो डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो जिस डिस्प्लेसमेंट पे ये इक्वल होती है उसके लिए आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक, किस डिस्प्लेसमेंट पे, तो हाफ के एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। आपके पास हाँ ये कैंसल, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इधर आएगा तो 2x स्क्वेयर हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वेयर, या एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वेयर बाई 2, या एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट डिवाइड बाई अंडर द रूट 2। बेटा वो डिस्प्लेसमेंट है एक्स नॉट बाई अंडर रूट 2 की जिस पे काइनेटिक और पोटेंशियल का अगर ये आपस में इक्वल होंगे और इनका रेशो आपके पास किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। रेशो 1 के बराबर था जब आपस में इक्वल हो, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। 132 आपके पास है MCQ कि द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। इन चारों ऑप्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप किस, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट ऑफ टाइम। अगर आपने थीटा निकालना है तो ओमेगा इंटू टी हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आप 2πf लिख सकते हैं। सो सिंपली आपके पास उसका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। 133 अ नेगेटिव चार्ज इज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फील्ड या रिमेन्स एट रेस्ट। याद रखिए जब भी आपके पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि अगर आपके पास पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास डायरेक्टेड होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। अब अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा और माइनस को अट्रैक्ट करेगा, तो इट विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज हुआ तो अब प्लस ये है, माइनस माइनस को रिपेल करेगा, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, इट विल गो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। 134 बाय डबलिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अलोंग अ सर्कुलर पाथ द सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम्स। याद रखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिलेशन है
सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिलेशन है वो mv² और r है। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ रिलेशन है। अगर आप वेलोसिटी को 2 टाइम्स बढ़ाते हैं, डबल करते हैं, तो स्क्वायर है सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा 4 टाइम्स। तो 134 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है आपके पास, ठीक है। 134 ऑप्शन नंबर डी आता है, ठीक है। अच्छा, 135 द वेवलेंथ ऑफ थर्ड ओवरटोन इन ओपन ऑर्गन पाइप इज 10 मीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में हमारे पास तमाम फ्रिक्वेंसीज मौजूद होती है, और जब आप ओवरटोन की बात करते हैं तो थर्ड ओवरटोन से मुराद F4 फ्रिक्वेंसी है, जिसको हम NV/2L लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला है Fn = NV/4। अगर आप F4 है तो ये 4 टाइम्स N/V/2L हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी को मैं लिख सकता हूँ वेवलेंथ की शक्ल में V/λ4, 4 × V/2L, V के साथ कैंसिल, 1 और λ4 = 4/2L। आपने निकालना, आपको गिवन है वेवलेंथ, कितना गिवन है 10, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2L = 40 हो जाएगा। L = 40/2 से क्या आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। सो द लेंथ ऑफ द पाइप इज़ 20 मीटर फॉर विच द वेवलेंथ ऑफ द थर्ड ओवरटोन इज़ 10 मीटर। 136 है द रेशो, इसमें ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, गिवन है 136 द रेशो ऑफ फोर्सेस बिटवीन 100 कूलम एंड 50 कूलम चार्ज इज़। याद रखिए कूलम्स लॉ में जो हमारे पास दो चार्जेस है, ये दोनों म्यूचुअल चार्जेस हैं, ये दोनों चार्ज आपस में म्यूचुअल फोर्स लगाएंगे, ठीक है। कूलम्स लॉ हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस है ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट 100 और 50 का प्रोडक्ट अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट दोनों सूरतों में क्या आएगा, सेम आएगा। तो याद रखिए अगर ये इंडिविजुअल चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, तो देयर विल बी ए म्यूचुअल फोर्स, और दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाएंगे, मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन में अपोजिट। और आपको पता भी है कि न्यूटन कूलम्स लॉ जो है न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चार्ज पे सेम फोर्स, तो सेम फोर्स के लिए 100 और आपके पास जो 50 कूलम के सेम फोर्स, तो आपके पास रेशो क्या आएगा 1 आएगा। तो 1:1 आपके पास इसका आंसर आएगा। फोर्सेस ऑफ चार्ज ऑन 200 न्यूटन कूलम फील्ड इज 2000 न्यूटन, व्हाट इज द चार्ज, व्हाट इज द चार्ज। तो अगेन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है फोर्स पर यूनिट चार्ज। आपने चार्ज निकालना है तो फोर्स पर यूनिट ई आपके पास हो जाएगा। फोर्स कितना गिवन है आपके पास 2000 न्यूटन गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के 200 है, 2 0 का 2 0 आपके पास 10, सो 10 कूलम का चार्ज आपके पास होगा। इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 137 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने 138 की तरफ आते हैं। जो 138 है उसमें आपके पास आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पोजेस फोटॉन्स किस रीजन वाले, इंफ्रारेड रीजन वाले हैं इसमें सिर्फ, या अल्ट्रावायलेट वाले हैं, या विजिबल वाले हैं। याद रखिए आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा है कि आपके पास 3 तरह के 5 स्पेक्ट्रम आप पढ़ते हैं। आपके पास लाइमन 5 तरह की सीरीज़, लाइमन सीरीज़ है, बाल्मर सीरीज़ है, पास्चन, टिफर्न, ठीक है, ये तमाम सीरीज़ है आपके पास। तो इनमें से जो लाइमन सीरीज़ है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में है, और बाल्मर है विजिबल में, बाकी 3 इंफ्रारेड में है। तो तमाम तरह की तमाम वेवलेंथ्स के फोटॉन यहाँ पे इमिट होते हैं, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। 139 100 जूल ऑफ हीट इज़ लॉस्ट बाय सिस्टम, एक सिस्टम में जैसे 100 जब एनर्जी लॉस्ट होती है विद 20 जूल ऑफ इंक्रीज इन द एनर्जी, इंटर एनर्जी की बात हो रही है कि इसमें इंक्रीज आता है। द वर्डन विल बी, आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स बराबर है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। हीट में जब लॉस आता है, आपको हीट गिवन है 100 जूल, जब लॉस आएगा हम माइनस लिखेंगे, जब गेन आएगा प्लस लिखेंगे। इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज है तो प्लस लिखेंगे, डिक्रीज होता तो माइनस लिखते। कितना इंक्रीज 20 जूल का। आपसे वर्डन का पूछा गया है, तो अगर ये इधर शिफ्ट करें तो -100 - 20, द आंसर इज -120 जूल, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है 139 में। 140 मास ऑफ अ बॉडी एक्सेलरेटेड बाय 20 न्यूटन इज 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उस बॉडी का मास बताइए कि जिसमें आपके पास
20 न्यूटन फोर्स एक्सेलरेशन कितनी पैदा करेगा? 0.5 मीटर पर सेकंड। तो 20 न्यूटन फोर्स से एक्सेलरेशन 0.5, पॉइंट हटेगा, ऊपर क्या जाएगा? 10 चला जाएगा। 200 हो गया, डिवाइड बाय 5, 5 4 20, तो 40 kg का मास जो है उस पे अगर 20 न्यूटन का फोर्स लगे तो उसमें 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा हो सकती है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 140 में। 141 द एंगुलर मोमेंटम इज ऑफ रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट इज, एंगुलर मोमेंटम को मुख्तलिफ तरीकों से हम लिख सकते हैं। L इज इक्वल टू आई ओमेगा बी इसका फार्मूला है, L इज इक्वल टू एम वी आर बी है, और L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा बी है आपके पास, ठीक है। तो ये तमाम ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, ऑल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 141 में डी। 142 व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटर स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम आफ्टर t/4। जब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, ठीक है, तो फिर आपने मेजरमेंट मीन से लेनी है। तो मीन t/4 पे जो ऑसिलेटर होगा वो मीन पे होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपके लिए क्या होगी? वो 0 होगी। तो 142 में ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। 143 100 ओहम कंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस 100 वोल्ट वोल्टेज, व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड। रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है, पावर। तो पावर क्या फार्मूला? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर और R होता है। V आपके पास कितना गिवन है? वोल्टेज 100 गिवन है, तो 100 इंटू 100, नीचे रेजिस्टेंस 100 है, तो 100 कैंसिल, आपके पास पावर आ जाएगा 100 वाट। तो बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। 144 है 100 waves are passing through a point in 5 seconds, what is the time period। नंबर ऑफ वेव्स गिवन है 100 waves, टाइम कितना गिवन है? 5 seconds गिवन है, 0.5 सेकेंड, अच्छा 5 seconds गिवन है। कह रहे टाइम पीरियड निकालें। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, टाइम पीरियड की बात करेंगे तो उसको उलट दे, t डिवाइड बाय n हो जाएगा, ठीक है। आपके पास 5 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, तो आंसर इज 0.05 सेकेंड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 145 है a solid sphere is rotating in a free space if the radii of the sphere is increased keeping the mass same, which of the following will not be affected। रेडियाई, अच्छा रेडियस इंक्रीज करने से आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है वो एम आर स्क्वायर के बराबर है, ये आर पे डिपेंडेंट है, तो अगर आप इंक्रीज करेंगे ये चेंज हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम अभी आपने लिखा था एम वी आर के बराबर है, ये भी आर से चेंज होने से चेंज हो सकता है, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप लिखते हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ये आर से इंडिपेंडेंट है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 146 कंसिडर अ मास अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है, ठीक है। अगर कोई बॉडी अलॉन्ग द कर्व पाथ ट्रेवल करती है, कार वगैरह, ठीक है, सर्कुलर पाथ, तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो स्ट्रिंग का केस है उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा के लिए टेंशन की वजह से, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। 147 द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ द सेम लेंथ आर रिलेटेड एज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, आपको पता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन का हम लिखते हैं V/2L, जबकि क्लोज के लिए हम लिखते हैं, क्लोज के लिए V/4L लिखते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करें इनका रेशो, तो आपके पास V/2L मल्टीप्लाई बाय 4L बाई V के साथ V कैंसिल, L के साथ L, 2 2 ज़ा 4, FO/FC इज इक्वल टू 2 या FO इज इक्वल टू 2 इंटू FC। ये उसका करेक्ट ऑप्शन था जो ऑप्शन नंबर डी बनता है, ठीक है। 148 एनर्जी इज नॉट कैरीड बाय ट्रांसफर वेव्स कैन कैरी एनर्जी। लॉन्गिट्यूडल वेव्स, ये दोनों प्रोग्रेसिव वेव्स है, कैन कैरी एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कैरी कर सकती है। स्टैंडिंग वेव वो एनर्जी है जहाँ पे जो एनर्जी को वो वेव्स है जो एनर्जी को कैरी नहीं करते, ठीक है, वहाँ पे लूप्स में एनर्जी कन्फाइन रहती है। 149 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। वाट इज द, ए ऑप्शन में वाट है, वाट पावर है, पावर का यूनिट है। एम्पियर वोल्ट भी आपके पास P इज इक्वल टू आई, वाट बनेगा W/T से, जूल पर सेकेंड जो है वो वाट के बराबर है। P इज इक्वल टू आई वी होगा तो एम्पियर वोल्ट आपके पास बनेगा, एम्पियर वोल्ट बनेगा, ठीक है, या जूल पर सेकंड भी मैंने यहाँ पे लिखा था, ये भी पावर का। किलोवाट आवर जो है दैट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें जो है वो गलत है, ये पावर का यूनिट नहीं हो, ठीक है। 150
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज अफेक्टेड बाय अ मूविंग चार्ज। अगर चार्ज मोशन करेगा तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटरेक्शन करेगा तो वो फील करेगा। स्टैटिक चार्ज का सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं स्टैटिक चार्ज को, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता, क्योंकि स्टैटिक चार्ज के साथ मैग्नेटिक फील्ड होता नहीं है, इंटरेक्शन नहीं होगी, तो ये रेस्ट में ही रहेगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। 151 है अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर डिक्रीजेज वोल्टेज पावर बोथ। याद रखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा है कि ये वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है, जबकि करंट की वैल्यू एज ए रिजल्ट डिक्रीज़ होती है, चूँकि पावर आइडियल ट्रांसफार्मर केस में कांस्टेंट रहती है। तो अगर पावर कंजर्व है, कांस्टेंट है, तो आई और वी का रिलेशन जो है वो इन्वर्स बनता है। अब स्टेप अप वोल्टेज को इंक्रीज़ करेगा, करंट को डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, इसमें करंट का ऑप्शन नहीं है, आपको ऑप्शन वी गिवन है, तो ये तो इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ नहीं होगा। दूसरा पावर में भी कोई चेंज नहीं आता, तो नन ऑफ दीज होगा इसमें। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। 152 विच आर द फॉलोइंग ट्रांजिशन स्टेट रिप्रेजेंट्स लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एमिशन। याद रखिए जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट से नीचे की स्टेट में आएगा तो ये वेवलेंथ इमिट करेगा। ठीक है, हाई एनर्जी स्टेट मतलब अगर आपके पास एनर्जी ऊपर से हायर स्टेट से आएगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी। एनर्जी जब भी ज़्यादा हो तो आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर आपके पास कि P = 1 है और आपके पास क्या है 2 है और यहाँ से जंप करता है तो लोअर स्टेट से यहाँ पे एनर्जी कम होगी, तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो n = 2 और P = 1 स्टेट के लिए आपके पास जो वेवलेंथ होगा वो सबसे लॉन्गर होगा, क्योंकि इस केस में एनर्जी क्या है बेटा, लोवेस्ट है आपके पास, और इनका पास में रिलेशन क्या बनता है, इनवर्स बनता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 153 by doubling the intensity of light in the photoelectric effect the maximum kinetic energy of electron becomes double half। ठीक है, 4 times remains the same। याद रखिए जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है फोटोइलेक्ट्रिक में वो नंबर ऑफ फोटॉन्स इससे बढ़ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी पे इसका कोई असर नहीं होता, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है। 154 जो है रेडिएशंस बेंड इन अपोजिट डायरेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड आर। याद रखिए अल्फ़ा बीटा और गेमा रेडिएशंस में अगर आप इनको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं तो यहाँ पे जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है आप उस पर देखते हैं कि यहाँ पे स्पॉट्स बन गया, यहाँ पे स्पॉट बन गया। जो गेमा है ये अनडिफ्लेक्टेड जाता है क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव की तरफ क्या आएगा, अल्फा आएगा, जिस पे डबल पॉजिटिव चार्ज है, जबकि पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा, बीटा जाएगा। तो बीटा और जो अल्फा है दे कैन बी डिफ्लेक्टेड। गेमा पे कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो अल्फा एंड बीटा ऑप्शन सी करेक्ट है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन एटम्स आर 1 2 5 एंड इन्फिनिट नंबर आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन्स बन सकते हैं हाइड्रोजन एटम के केस में, तो सिंपल आपके पास ऑप्शन नंबर डी होगा। अ स्प्रिंग विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज़। याद रखिए जब हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, दोनों हालतों में वर्डन होता है अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, और जब भी रिस्टोरिंग फोर्स के खिलाफ वर्डन होता है तो ये वर्डन एक बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में जमा हो जाता है। अब अगर आप इसको ज़्यादा कंप्रेस करते हैं तो पोटेंशियल में इंक्रीज़ आएगा, ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे तब भी पोटेंशियल में क्या आएगा, इंक्रीज़ आएगा। तो पुलिंग में और कंप्रेसिंग में दोनों हालतों में पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा, इंक्रीज़ आएगा। तो ऑप्शन बी जो सी जो है वो करेक्ट है। 157 है वर्डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस एज कम्पेयर टू द एडियाबेटिक। आइसोथर्मल में एडियाबेटिक के मुकाबले में जो वर्डन की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। आपने पढ़ा है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो ग्राफ होता है उसमें एरिया अंडर द कर्व जो होता है, एरिया अंडर द कर्व दैट विल रिप्रेजेंट द वर्डन। आपको पता है कि आइसोथर्मल केस का जो कर्व है जिसको हम आइसोथर्म कहते हैं उसके मुकाबले में एडियाबेटिक प्रोसेस वाला जो कर्व होता है वो थोड़ा स्टीपर होता है। तो अब उसके मुकाबले में उस कर्व जिसको आपने आइसोथर्म कहा था उसके मुकाबले में ये क्या है, एडियाबेट जो है, एडियाबेट जिसे आप कहते हैं एडियाबेट, इसके नीचे ये जो एरिया बनेगा वो आइसोथर्म के मुकाबले में क्या होगा, कम होगा। तो एरिया अंडर पीवी ग्राफ रिप्रेजेंट्स क्या, वर्क डन। अब चूंकि आइसोथर्म के केस में यहाँ पे एरिया आपके पास देखिए एरिया ज़्यादा बनता है एडियाबेट से, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि आइसोथर्मल में वर्डन ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू द एडियाबेटिक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। 158 है बेटा फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी विल बी ड्यू टू। हम कहते हैं कि इंटरनल आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की डिफिनीशन क्या है, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड करेगी किस पे, इट विल बी ड्यू टू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ओनली। ठीक है, आप कहते हैं ना द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी।
तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। 159 है चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, फ्री एक्सपेंशन। आइसोथर्मल में टेम्परेचर अगर आपके पास कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी चूंकि टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी और उसमें चेंज हमेशा के लिए क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। साइक्लिक प्रोसेस में भी जितने भी वर्क फंक्शंस है वो सारे कांस्टेंट रहते हैं तो वहाँ पे भी चेंज क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। फ्री एक्सपेंशन के दौरान भी अगर कोई गैस है जिसको आप एक इवाकुएटेड, बिल्कुल जिसमें एयर ही ना हो, आप इस एक सिलेंडर है उसमें आप गैस को छोड़ते हैं, एक ओपनिंग के थ्रू इसमें एंटर होता है, तो चूँकि वहाँ पे कोई एयर वगैरह नहीं होता तो ये इस पर कोई बर्डन नहीं होगा। यहाँ पे चूँकि ये इवाकुएटेड है, ठीक है, इसके यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन हो रही है तो यहाँ पे भी टेम्परेचर में या इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 160 है 1 फेरड रिप्रेजेंट्स 1 जूल पर वोल्ट 1 कूलम पर वोल्ट। फेरड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस और हम लिखते हैं C=Q बाय V। तो कैपेसिटर का यूनिट है कूलम और V का है आपके पास वोल्ट, ठीक है। तो कूलम पर वोल्ट आपके पास हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट इज़ इक्वल टू 1 फेरड। 1 फेरड 1 कूलम पर 1 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। 161 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इन्फिनिट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज विल बी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लिखते हैं E=K/Q/R²। E और R के दरमियान में इन्वर्स रिलेशन है, जितना फासला बढ़ेगा E की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर आप इन्फिनिटी पे चले जाएंगे तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इट कैन बी ज़ीरो व्हेन द डिस्टेंस बिकम इनफाइनाइट। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 162 है एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स आर हैविंग सेम मोमेंटम देन विच वन हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है मोमेंटम के साथ P²/2m। सेम मोमेंटम पे काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इन गिवन पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। 163 है द एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। फोर्स टाइम ग्राफ इम्पल्स, आप कहते हैं कि आपके पास टाइम के साथ साथ इम्पल्सिव फोर्स की, जो कि इम्पल्सिव फोर्स नॉन कांस्टेंट फोर्स है, इसकी वैल्यू ज़ीरो से मैक्सिमम से ज़ीरो पे आ जाती है और आप बुक में देखते हैं कि हम फिर इसकी एवरेज वैल्यू इस तरह कंसिडर करते हैं। तो ये जो फोर्स टाइम ग्राफ बनता है इसमें एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करे किसको, इम्पल्स को। एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट करे किस चीज़ को, इम्पल्स को, फोर्स टाइम ग्राफ में। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। 164 है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिजिड बॉडी आर रिलेटेड। इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो जिस तरह आप कहते हैं कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है P²/2m, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को या E को आप लिख सकते हैं P² की जगह L² हो जाएगा 2 और ये इनर्शिया है और इसकी जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो E=L²/2I, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। यहाँ पे बेटा आपने अभी पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज पे, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज पे डिपेंडेंट है। जितना सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके गिर्द उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। आर के साथ भी रिलेशन है, लेकिन ये जो है जो आप ये रिलेशन लिखते हैं E=F/Q0 टेस्ट चार्ज से बेटा ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। 166 है 10⁻⁷ डाइन्स फोर्स इज इक्वल टू। अगर आप फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स का SI यूनिट जो है वो न्यूटन है, लेकिन इसी फोर्स का CGS सिस्टम में जो यूनिट बनता है वो डाइन है। आपस में जो इनका रिलेशन है वो आपको याद होगा, वो आपके पास है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। अगर मैं यहाँ पे 100 न्यूटन करता हूँ इट मीन्स मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आप इधर इसको भी अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आपके पास 2 हो जाएगा। 100 की जगह मैंने 2 लिख दिया, पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁷ डाइन्स। तो ये 100 न्यूटन के बेटा आपके पास आ सकता है। अगर आप पावर बढ़ाते हैं इधर आपके पास न्यूटन भी बढ़ जाएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज़ ऑप्शन नंबर ये 167 में आपके पास ऑप्शन नंबर सी बनता है। 166 MCQ है 1 वाट सेकेंड इज़ इक्वल टू वाट सेकेंड। वाट सेकेंड आपको पता है, वाट सेकेंड का जो वाट सेकेंड जो है वो आपके पास यूनिट है एनर्जी का। आप लिखते हैं पावर इज इक्वल टू वर्डन या एनर्जी पर यूनिट टाइम, या एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वाट सेकेंड। वाट सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एनर्जी और आपको पता है कि 1 वाट और 1 सेकेंड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 जूल।
ऐसा यूनिट क्या है, जाउल है, जो कि 1 वाट और 1 सेकंड के बराबर हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। 166 में ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। जबकि 167 में ऑप्शन नंबर सी है, 100 न्यूटन, आपने पढ़ लिया। 168 है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू, हमें पता है कि फोर्स का चेंज इन मोमेंटम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है बेटा। अगर आपके पास टाइम के साथ साथ मोमेंटम में चेंज आएगा तो ये किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। ये वैल्यू जो आपके पास गिवन है 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए गिवन है, जो क्योंकि अप्लाइड फोर्स के बराबर है तो आप कह सकते हैं कि F इज़ इक्वल टू 15 और इसके लिए न्यूटन आ जाएगा। सो ये 15 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, बिल्कुल ठीक है। मोमेंटम भी कंजर्व होता है और उसमें चेंज हमेशा के लिए ज़ीरो होगा, ये भी ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, वो ज़ीरो है। ऑल आर करेक्ट। तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मोमेंटम कांस्टेंट है, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसमें चेंज हमेशा के लिए क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो इसमें चेंज हमेशा के लिए क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये तमाम पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उसमें करेक्ट है। 169 में 171 वाट सेकंड इज़ इक्वल टू, ये अगेन 1 वाट सेकंड इज़ इक्वल टू 1 जाउल, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 170 में ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे डिस्कस हो चुका है, इसकी रिपीटेशन हुई है, ठीक है बेटा। 171 है, मैकेनिकल पावर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय F डॉट डी, F डॉट वी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय। देखिए पावर आप लिखते हैं W बाई टी, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप लिखते हैं W की जगह F डॉट डी बाई टी, तो D बाई टी से क्या हो जाएगा V, तो F डॉट वी भी इसके लिए करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। और mg, अगर आप वर्क की जगह पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं mg h बाई टी, ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि पावर इज इक्वल टू F डॉट डी, ये गलत है। F डॉट डी इज़ वर्क नॉट पावर, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इसमें ए आता है। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, हमें पता है कि आयोनाइजेशन से मुराद क्या है, अगर आप वो इतनी एनर्जी के वो हाइड्रोजन एटम में से इलेक्ट्रॉन को आज़ाद कर दे, फ्री कर दे, तो वो जो एनर्जी आपके पास गिवन है वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। 173 है, द कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर सेमी कंडक्टर डायोड इज़ द ग्राफ बिटवीन। याद रखिए सेमी कंडक्टर के केस में जब आप ग्राफ की बात करते हैं आपके पास ये आई वर्सेस वी ग्राफ होता है, ठीक है। आप इस तरह ड्रा करते हैं, ठीक है, इसमें वेरिएशन आता है। नॉन ओहमिक कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, तो ये जो ग्राफ आप ड्रा करते हैं ये आप करंट और वोल्टेज के दरमियान में ड्रा करते हैं। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 174 है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ बेस्ड ऑन एम्पेयर्स लॉ, म्यूचुअल इंडक्शन, मोशनल ईएमएफ नन। आप कहते हैं कि ट्रांसफार्मर के केस में एक होता है प्राइमरी कॉइल, एक होता है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से कनेक्टेड होता है, तो जब वहाँ पे करंट में वेरिएशन आता है तो फ्लक्स में चेंज आएगा। वो फ्लक्स लाइन जब सेकेंडरी के साथ कनेक्ट होंगी तो उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में भी आपके पास करंट पैदा होगा। तो ये जो टू कॉइल्स के दरमियान में ये इंटरेक्शन है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। 175 है, ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन एनर्जी AC ओनली, DC ओनली, बोथ AC एंड DC। ट्रांसफार्मर जो है वो AC के वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है, या करंट की वैल्यू, तो अल्टरनेटिंग करंट को ये अप एंड डाउन कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। 176 लास्ट MCQ है, A and B are 2 points in an electric field. If the burden in carrying 4 coulomb of electric charge from A to B is 16 joule, the potential difference between the A and B, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। वर्डन पर यूनिट चार्ज आपके पास गिवन है। वर्क कितना करना पड़ेगा ए से बी तक ले जाने के लिए, 16 जाउल का, और चार्ज की वैल्यू कितनी है, 4 कूलम है। अगर आप इसमें डिवाइड कर ले सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू 4 वोल्ट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो ये बेटा इस सैचुरेटिस की डिस्कशन थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।